दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। उठकर हरि ने हुंकार भरी, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग कल से पढ़ रहे हैं स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्यों में दूसरा, जिसे कहते हैं अवध राज्य, और अवध के बारे में पढ़ेंगे, नवाबशाही के बारे में पढ़ेंगे कि अवध के नवाब कैसे हुए और अवध के नवाबों का कार्य क्या हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और क्लासों की अपेक्षा ये अपेक्षाकृत छोटा होगा, लेकिन आपको समझना है यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन अवध के नवाबों से बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इलाहाबाद की संधि और बक्सर का युद्ध ही बनता है दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि किस प्रकार से अवध के नवाबों के उपनाम क्या हुए, किस प्रकार से अवध के नवाबों का तरीका क्या हुआ, अवध के नवाबों का मेन्यू क्या हुआ, अवध के नवाबों का क्या डायरेक्शन हुआ, किस प्रकार से अवध राज्य का उदय हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। आप जानिएगा अवध राज्य के बारे में, तो इस चीज़ को आप समझिए कि अवध राज्य के बारे में आप जानिएगा। तो सबसे पहली बात अगर हम जाने यहाँ पर, तो अवध का अगर विस्तार का बात करें, अवध के राज्य की विस्तार की बात करें, तो अवध का जो राज्य था दोस्तों वो आपको बता दें कि एक आता है कन्नौज। कन्नौज से लेकर कर्मनासा नदी तक इसका विस्तार था। कर्मनासा नदी वर्तमान बिहार के बक्सर में बहती है। याद रखिएगा, आप लोगों को मेडिएवल हिस्ट्री में जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि इसी कर्मनासा नदी में हुमायूं कूदा था दोस्तों, और हुमायूं को एक नाविक ने बचाया था, जिसके लिए हुमायूं ने उसे 1 दिन की बादशाहत से नवाजा था। 1 दिन का बादशाह। आपको बताना है कि वो 1 दिन का बादशाह कौन है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसे, और ज़रूर इसे पूरा देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पीछे के वीडियो को ज़रूर देखकर आगे के वीडियो को देखें, ताकि पूरी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री आपके हाथ में हो और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सक्षम हो दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। सबसे पहले अगर बात करें कि अवध के राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ था, तो अवध के राज्य का विस्तार कन्नौज से लेकर कर्मनासा नदी तक था। आपको यही आंसर देना है। आपसे पूछा जाएगा कि अवध राज्य का विस्तार, अवध स्वतंत्र राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो कन्नौज, उत्तर प्रदेश में कन्नौज से लेकर बिहार के बक्सर तक कर्मनासा नदी जाती है, वहीं तक था दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अवध राज्य को बफर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है, बफर स्टेट। अवध राज्य को ही बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आपको दोनों क्वेश्चन को याद में रखना है। उसके बाद मैं अवध के नवाबों पर चलूँगा, आपको ध्यान रखना है ना। 2 क्वेश्चन, कर्मनासा नदी आप नोट डाउन करते चले हमारे साथ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, मैं कल के वीडियो में भी बताया था कि लिंक में, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर ज्वाइन करें ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाए। वहाँ पर जब जितने सब्सक्राइबर हैं उतने अगर जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, या तो फिर कल ही के क्लास से जो है शुरुआत से नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। इसका विस्तार कन्नौज से लेकर कर्मनासा नदी तक था और इसे ही बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब समझें कि अवध राज्य का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। तो अवध राज्य का अगर निर्माण की बात करें तो अवध राज्य का निर्माण जो हुआ वो हैदराबाद राज्य के साथ साथ ही हुआ दोस्तों। आपको मैंने बताया था कि हैदराबाद का राज्य का निर्माण सुकरखेड़ा के युद्ध के बाद 1724 में चिनकिल्स खान ने कर दी, जिसे निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
है ना। और उसी प्रकार सादत खान ने 1723 में अवध की स्थापना की थी। सादत खान ही प्रथम नवाब होंगे, सादत खान, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इनका कार्यकाल दोस्तों 1722 से 1739 तक का था। अगर इनकी उपाधियां देखी जाए तो बुरहान उन मुल्क की उपाधि इनकी थी। 1722 से 1723 के बीच, यानी आप एग्जैक्टली अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर आप दे सकते हैं 1723 में अवध राज्य की स्थापना किन्होंने की, तो अवध राज्य की स्थापना सादत अली खान ने किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को बेहतर तरीके से आपको याद करना है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। आइए जानते हैं 1720 से 1722 के बीच इसे मुगल बादशाहों के द्वारा आगरा का सूबेदार नियुक्त किया गया था और ये आगरा का सूबेदार बना। लेकिन किंतु आपको बता दें कि गद्दारी तो इसके खून में ही थी। आपको नादिर शाह के समय में भी मैं बताया था कि नादिर शाह को इसी ने बोला था कि हुजूर क्या पंजाब में अटके हुए हैं, आपको 20 लाख के जगह 20 करोड़ रुपया मिलेगा यदि आप दिल्ली को लूटिएगा तो। और इसी के कथनानुसार नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को बहुत अच्छा तरह से मनन करना है दोस्तों, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसने जागीरदारी जारी रखी लेकिन किसानों का शोषण बंद कर दिया। इसने क्या था, ये जागीरदारी जारी का रखना और किसानों का शोषण बंद कर देना। इसने कहा कि जागीरदार जितने भी हैं वो जागीरदारी करें। देखिए होता क्या था, सबसे पहले मैंने आपको बताया, जहांदार शाह के समय में ही बताया आपको दोस्तों, है ना। सबसे पहले आपको बताया था जहांदार शाह के समय में ही कि जहांदार शाह ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी। और बंगाल के नवाब में भी बताया कि मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी बंगाल में, है ना। तो जागीरदारों को कॉन्ट्रैक्ट पर क्या दिया जाता था, भूमि दिया जाता था। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जागीरदारों को भूमि दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात थी जो इजारेदारी व्यवस्था थी दोस्तों, उसमें जागीरदारों को भूमि तो दे दिया गया और कह दिया जाता था बादशाहों के द्वारा, नवाबों के द्वारा कि आप क्या करें, आप एक प्रकार से इतना सालाना टैक्स आप बादशाह के दरबार में पहुंचा दें या नवाब जो देते थे इजारेदारी व्यवस्था की छूट उनके दरबार में पहुंचा दें। अब इसके बीच में क्या होता था कि जागीरदार को अपना भी मुनाफा कमाना है और क्या करना है, नवाब को भी देना है। तो इसलिए होता क्या था, इस चीज़ को आप समझिए कि किसानों से जबरन अत्यधिक कर वसूली की जाती थी। इस कर का कोई लेखा जोखा नवाब के पास नहीं होता था, ना ही तो बादशाह के पास होता था, है ना। लेकिन ये गलत लगा सादत अली खां को और इन्होंने क्या कर दिया, बोला कि आप जागीरदारी बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों का जो टैक्स इन्होंने निर्धारित किया वो खुद से निर्धारित किया अवध के नवाब ने कि किसानों को इतना ही टैक्स देना होगा और इतना ही में जमींदार भी रखेंगे और अवध के नवाब को भी देंगे। यदि पसंद हो तो जागीरदारी लें और नहीं पसंद हो तो जागीरदारी नहीं लें। इसके बीच में क्या हो गया कि देखिए जागीरदारी तो बनी रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह हो गया दोस्तों कि जागीरदारी बनने के साथ किसानों का जो अत्यधिक शोषण होता था वो शोषण बंद हो गया, क्योंकि किसानों को मालूम था कि अब उतना ही टैक्स देना है जितना बादशाह ने, जितना नवाब ने घोषित किया है, जितना नवाब ने क्या किया है, नवाब ने बताया है ना। और जमींदार जो थे, जो जागीरदार थे, वो उससे ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते थे जो कि वो पहले किया करते थे। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपको इसके बारे में भली भांति बता चुके हैं कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के बाद इसने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। इस चीज़ को आपको समझना है दोस्तों, इस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। आप जाकर देखें उत्तर मुगल काल में, आपको वहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा। इस चीज़ को आप समझिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। आप जाकर देखें वहाँ, आप उत्तर मुगल काल के चैप्टर्स में जाके देखें दोस्तों, उत्तर मुगल काल के चैप्टर्स में आपको भली भांति मिल जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना। ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से इसने फांसी लगाकर हत्या कर दी। चूंकि अवध के नवाबों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा चर्चा यहाँ भी कर देते हैं इसके बारे में हम, है ना, कि इसने जो था वो 20 लाख रुपए के बजाय 20 करोड़ का लालच देके और दिल्ली बुला लिया नादिर शाह को। लेकिन नादिर शाह के साथ मोहम्मद शाह रंगीला का क्या हो गया, संधि हो गया। और जब ये बात पता चली मोहम्मद शाह रंगीला को कि हमारा ही सूबेदार
हमारा ये सेनापति सादत अली खान ने ही क्या किया था, नादिर शाह को न्योता दिया था, तो ना मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ ये रह गया और ना ही नादिर शाह की तरफ रह गया, जिसके कारण दोस्तों इसको बहुत आत्मग्लानि हुई और इसने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए इसने अपनी आत्महत्या कर ली। और गद्दारों का यही हश्र भी होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद जो शासक नवाब बनेगा वो सफदरजंग बनेगा। 1739 से 1754 तक का इसका कार्यकाल होगा। सफदरजंग के बारे में आप समझिए कि सफदरजंग जो था वो सादत अली खान का भतीजा और दामाद दोनों था। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ये इसका भतीजा भी था और इसने अपने भतीजे से अपनी पुत्री की विवाह कर दिया था। इस चीज़ को आप समझिए, इस्लाम धर्म में इस बात की छूट है दोस्तों, है ना, कि भतीजा को भी दामाद बनाया जा सकता है। मौसेरा भाई, चचेरा भाई, ये सबसे विवाह संबंध स्थापित होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। अगर बात करें सफदरजंग का प्रमुख नाम का, इनके मूल नाम का, तो अबुल मंसूर खान इनका मूल नाम था। ये सादत अली खान का भतीजा और दामाद दोनों था, इस चीज़ को याद रखिएगा। जिस समय ये नवाब के पद पर बैठा उस समय मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल बादशाह थे। आप जरूर उत्तर मुगल काल के क्लासों को देखें, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी तैयारी के लिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उस समय मुगल बादशाह जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीला थे और इन्होंने ही क्या किया था, इसको नवाब घोषित किया था। अब आइए जानते हैं कि सफदरजंग को इतिहास में जाना किस लिए जाता है दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। इसको जाना जाता है अवध के नवाबों में उचित न्याय व्यवस्था के लिए। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि अवध के नवाबों में उचित न्याय व्यवस्था के लिए किसको जाना जाता है, तो आपको एकदम माइंड में टेंशन ही नहीं लेना है, आपको सीधा टिक लगाना है सफदरजंग के बारे में। ये उचित न्याय व्यवस्था क्या किया था, आपके दिल में ये जिज्ञासा है तो इस चीज़ को हम खत्म करेंगे। ध्यान से देखिए कि उचित न्याय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है इसका। इसने क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं किया नौकरी को देने के लिए। जितने भी शाही नौकरियों का निकलता था लिस्ट, या तो फिर जितने भी बड़े बड़े पद पर जाते थे ये योग्यता के आधार पर रखता था, उसमें हिंदू और मुस्लिम का कोई भी पदवी नहीं होता था कि आप मुसलमान हैं, नवाब में मुसलमान हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, उच्च पद दिया जाएगा। आप हिंदू हैं, नवाब हिंदू नहीं हैं तो आपको निम्न पद दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति का नाम आता है, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, नवाब राय का, है ना। नवाब राय से आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि इसका न्याय व्यवस्था कितना अच्छा था। नवाब राय एक हिंदू होते हुए भी सफदरजंग के मंत्रालय में, सफदरजंग के मंत्रिमंडल में, वजीरों में सबसे बड़ा अधिकारी था नवाब राय। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये, इस चीज़ को याद रखना है। सफदरजंग से यही क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। छोटे से राज्य हुआ अवध राज्य, है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं वो सभी को करवाऊंगा आपको, आप निश्चिंत रहे, ये हमारा टेंशन है, ये हमारी दृढ़ संकल्पना है कि आप तक एक बेहतर क्लास पहुँचे, आप तक एक बेहतर नोट्स पहुँचे। आइए जानते हैं, देखते हैं दोस्तों आगे के कौन नवाब बने। शुजाउद्दौला, इनके बारे में आप विशेष तौर पर पढ़े होंगे दोस्तों, है ना, इनके बारे में आप विशेष तौर पर पढ़े होंगे। जब पढ़ा होगा आपने बक्सर का युद्ध, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे के क्लासों को जाकर देखें, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करें ताकि नोट्स भेजने में, पीडीएफ भेजने में आसानी हो। पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करवानी है हमें, है ना, यही दृढ़ संकल्प है हमारा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, आपके समर्थन की अपेक्षा रहती है। आपको यदि एक क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप समर्थन करें ताकि लाइव क्लासेस ले सकें, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, है ना। आइए जानते हैं शुजाउद्दौला के बारे में। तो ये सफदरजंग का पुत्र था, इसके बारे में हम विशेष तौर पर बहुत सारे चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध में, ये मराठा हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है ना। जब अब्दाली का आक्रमण हुआ तो इसने मराठाओं का साथ ना देते हुए शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया, तो दिया अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, वही यहाँ पर है, इस चीज़ को आप जानिएगा। बक्सर का युद्ध इसी के समय में हुआ और आप जान सकते हैं कि बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की द्वितीय संधि इसी के बीच हुई थी, इसी के साथ अंग्रेजों के साथ हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि, शुजाउद्दौला और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच। यदि आपने ये दोनों चीज़
नहीं पढ़ा है तो आप कल के वीडियो में जाकर देखें दोस्तों। मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि यदि एक अच्छा तैयारी करना है तो आप वीडियो को रेगुलर देखें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। हर चीज़ को तोड़ के, हर चीज़ से निकाल के, हर तरह का क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आपको ये क्लास दिया जा रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधियां मैंने कल के क्लास में पढ़ाई रखी है, आप उसको जाकर ज़रूर देखें। यहाँ पर चर्चा करना दोबारा सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी बक्सर के युद्ध के बारे में मैं बता देता हूँ कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था बिहार के बक्सर नामक स्थान पर। मैं यहाँ भी बता देता हूँ दोस्तों, लेकिन बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पीछे के वीडियो को देखें, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। एक अच्छे पढ़ाई के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा कष्ट आपको झेलना होगा। इस चीज़ को आप जानें। विद्यार्थी जीवन कष्टों से भरा हुआ होता है, लेकिन इससे जो फल प्राप्त होता है वो सभी कष्टों को दूर कर देता है दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बक्सर का युद्ध त्रिपक्षीय गुट और किसके बीच में लड़ा गया था? वो अंग्रेजों के बीच में। वो त्रिपक्षीय गुट में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जो आप देख रहे हैं यहाँ, दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और तीसरे अपदस्थ बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बेहतर तरीके से इसको जानने के लिए आप पीछे की वीडियो को देखें। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजाउद्दौला अंग्रेजों के बीच हुई। इसके तहत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कड़ा मानिकपुर की क्षेत्र को लेकर के और अवध के नवाब से छीन करके और किसको दे दिया गया था? शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया इन पर। इस चीज़ को आपको इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में पता चलेगा। 16 अगस्त 1765 को ये हुआ था। आप जरूर देखें पीछे को वीडियो, बहुत डिटेल्स में ये पढ़ाया गया दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं बनारस की संधि क्या थी और ये बनारस की संधि हुई किसके किसके बीच। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत डीप का क्वेश्चन है कि बनारस की संधि भी शुजाउद्दौला किसके किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के साथ हुई थी। वारेन हेस्टिंग के साथ हुई थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के साथ हुई थी 1773 में। अब देखिए संधि की प्रमुख बातें क्या थी, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। जो कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र 1765 में अवध के नवाब से लेकर के और किसको दिया गया था? शाह आलम द्वितीय यानी मुगल बादशाह को दिया गया था। वो कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र यानी इलाहाबाद का क्षेत्र फिर से किसको दिया गया? अवध के नवाब को दिया गया। और इसके बदले 50 लाख रुपया किसको देना पड़ा? नवाब को देना पड़ा। अंग्रेजों ने कहा कि नवाब साहब अगर आपको फिर से कड़ा और मानिकपुर लेना है तो आप क्या कीजिए, 50 लाख रुपया दीजिए और 50 लाख रुपया में क्या कर लीजिए, पूरा का पूरा कड़ा और मानिकपुर यानी इलाहाबाद का पूरा का क्षेत्र आप क्या कर लीजिए, रख लीजिए। नवाब ने इसे स्वीकार किया। यही बनारस की संधि थी कि इसमें अवध के नवाब, ये सबसे पहला तो आपसे पूछेगा कि बनारस की संधि कब हुई? 1773 में। किसके किसके बीच हुई आप जरूर नोट डाउन करें, है ना। वारेन हेस्टिंग और शुजाउद्दौला के बीच में। क्या थी इसकी प्रमुख बातें? तो 50 लाख रुपए में कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र यानी इलाहाबाद का क्षेत्र किसको दे दिया गया? फिर से शुजाउद्दौला को लौटा दिया गया, अवध के नवाब को लौटा दिया गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए उसके बाद जो बनेंगे अवध के नवाब वो गाजी उद्दीन हैदर अली बनेंगे 1814 से 27 तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 1754 से 75 तक यहाँ लिखा और 1814 से फिर 27 तक लिखा। इसके बीच में क्या नवाब नहीं बने? तो हाँ नवाब बने, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल पा रहे हैं वो सारे चीज़ को आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन से नवाब हुए उसकी भी मैं चर्चा करूँगा इसी क्लास में, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ नाम मात्र का जानना है कि वो नवाब हुए और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा कचड़ा ना भरें अपने दिमाग में। अगर आपने कचड़ा भर लिया तो प्रमुख तथ्य आप भूल जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। महात्मा गांधी से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ भाई कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, चरखा कब उन्होंने लागू किया, यह सब सारा चीज़। अब बताइए कोई ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला है और वो बोलेगा क्या कि हाँ महात्मा गांधी के चश्मे का पावर बताइए, महात्मा गांधी के नाड़े की लंबाई बताइए, तो क्या ये संभव है? क्या ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा? लेकिन लोग तेज बनने के चक्कर में ये सब भी बातें पूछ देते हैं, है ना।
आपको इतना कचरा नहीं भरना है दिमाग में ताकि आप असफल हो जाए। असफलता का कारण एक ये भी है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यूट्यूब पर बहुत सारे व्यूज़ पाने के लिए लोग क्या करते हैं, गलत गलत चीज़ों को भी दिखाते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है फुल्ली एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन बैंक को परखा हुआ, किताबों से निकाला हुआ हर पॉइंट दिया जा रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को मनन कीजिएगा, याद रखिएगा। गाजीउद्दीन हैदर अली 1814 से 27 तक बने और इनके बारे में एक ही प्रमुख बात है कि वॉरेन हेस्टिंग ने इनको बादशाह की उपाधि से नवाजा था 1815 में। आपको याद रखना है कि बादशाह की उपाधि से कौन सा अवध का नवाब नवाजा गया था और किसके द्वारा, तो गाजीउद्दीन हैदर अली खां जो अवध के नवाब थे और बादशाह के उपाधि से नवाजा था इनको वॉरेन हेस्टिंग ने 1815 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए एक नवाब जो बादशाह का उपाधि उसको दे के और लोभिया दे रहा है, यही तो करते थे अंग्रेज लोग। थोड़ा सा चढ़ा दिया कि हुजूर आप तो बादशाह के जैसा लग रहे हो, हुजूर आप तो नवाब लग ही नहीं रहे हैं, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना अच्छा चेहरा, आप तो बादशाही की तरह लग रहे। फूल गया तो और अधिकार दे दिया। इसी प्रकार से तो हमारा भारत गुलाम हुआ। ये वही वाली बात है दोस्तों, है ना, कि किसी भी आप लेडीज़ को या किसी भी जेंट्स को आप बोल दीजिए, है ना, काहे ना वो एकदम भुजंग लग रहा है, याकूत खान के जैसा देखने में लग रहा है, एकदम हबसी टाइप का लग रहा है कि कहीं से काम करके आ रहा है, एकदम पूरा एकदम, और उसको आप बोल दीजिए कि वाह तुम्हारे जैसा हैंडसम तो कोई है ही नहीं, तुम्हारे जैसा खूबसूरत तो है ही नहीं, है ना, वो इतना पगला जाएगा आपकी तारीफ से कि वो 10 बार तो ऐन में देखेगा खाली कि बाप रे बाप हमको 2 आदमी खूबसूरत बोला था। आप ना जान रहे हैं कि क्या खूबसूरती है उसमें। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है, याद रखिएगा, है ना। बादशाह की उपाधि इसको दी, बादशाह की उपाधि इसको दी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग ने बादशाह की उपाधि दी 1815 में, याद रखिएगा। अंतिम जो नवाब हुए वो हुए वाजिद अली शाह और इनका कार्यकाल 47 से 56 का था। अब देखिए अंतिम नवाब के समय में मैं आपको बताता हूँ घटनाएं क्या हुई, है ना, घटनाएं क्या हुए। ये अंतिम नवाब थे अवध के, इस चीज़ को आपको याद रखना है। हुआ क्या कि वाजिद अली शाह की जब मृत्यु हुई दोस्तों, है ना, तो इनकी विधवा का नाम बेगम हजरत महल है। इनके बारे में विशेष चर्चा हम 1857 में करेंगे। इन्हीं को महक परी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। महक परी इन्हीं को कहा जाता है। बेगम हजरत महल, लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति का क्या किया था, शुरुआत किया था। लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति की क्या की थी, नेतृत्व किया था, इस चीज़ को याद रखना है। जब वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई तो उस समय डलहौजी का एक नियम आया हुआ था, गोद निषेध प्रणाली, है ना, यानी कि आप किसी भी बच्चे को गोद लेकर के और क्या नहीं कर सकते हैं, उसको शासक नहीं बना सकते हैं। इसी के आधार पर रानी झांसी जो थी वो लड़ाई की थी ना, बोला कि अगर मेरा बच्चा नहीं है तो हम गोद लेके किसी को शासक नहीं बना सकते हैं, क्या ये संभव नहीं है। डलहौजी ने बोला कि नहीं, नियम लागू हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, आपका अपना बच्चा है तो बैठाइए, राजा बनाइए, अन्यथा नहीं है तो फिर जे है से हम ही लोग ना है, बाल बच्चा, है ना। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि बेगम हजरत महल का 1857 की क्रांति में कूदने का कारण क्या था, तो कारण यही है ना, ध्यान से समझिएगा कि डलहौजी का नियम आया। और डलहौजी का नियम, देखिए अंग्रेजों का मन था कि किसी भी प्रकार से हर राज्य को हम कब्जा कर ले, हर राज्य को अपना बना ले। लेकिन लगभग राज्यों को तो इसने क्या किया, जिसके पास अपना उत्तराधिकारी नहीं था उनको तो क्या किया इन लोगों ने, उनको तो बर्बाद कर दिया। बोला कि नहीं अब हम ही उत्तराधिकारी होंगे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा ये राज्य, क्योंकि आपके पास ना आपके राजा हैं ना आपके राजा से जन्मे हुए कोई पुत्र है ना। 1857 की क्रांति में और अंग्रेजों की नीतियों के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको विशेष तौर पर इसके बारे में बताएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर समझिए कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की जब मृत्यु हुई तो वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद 11 वर्ष का एक लड़का था इनका उत्तराधिकारी था, याद रखिएगा। इनको गोद निषेध प्रणाली के तहत नहीं मिलाया गया था दोस्तों, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इनका एक उत्तराधिकारी था, नाम था बिरजिस कादिर, आप नोट डाउन करते चलें। बिरजिस कादिर इनके पुत्र का नाम था और इनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। अब जैसे ही मृत्यु हुआ, अंग्रेज लोग तो एकदम कुत्ता की तरह लगा हुआ था कि कैसा ही हड्डी छूटे कि हड्डी को लपेट लें हम। लेकिन यहाँ हड्डी छूटा नहीं, हड्डी तो दिख रहा है ना कि बिरजिस कादिर उत्तराधिकारी के रूप में है। समझिएगा, अवध राज्य से समझना है आपको ये, और यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही कंसेप्ट है दोस्तों, इस चीज़ को समझिए।
है ना। बिरजिस कादिर के बारे में आप याद रखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बिरजिस कादिर 11 वर्षीय पुत्र था। बेगम हजरतमंद ने बोला कि नहीं बॉस, मेरे पास तो उत्तराधिकारी है, हम तो गोद निषेध प्रणाली के तहत नहीं जाएंगे, हम बिरजिस कादिर को ही क्या बना देंगे, शासक बना देंगे। और इन लोगों ने क्या किया, बेगम हजरतमंद ने क्या किया कि अवध का नवाब कुछ समय तक के लिए अल्पवयस्क को बना दिया, किसको, बिरजिस कादिर को। अब जब बिरजिस कादिर बन गया, 11 बरस का लड़का है वो बेचारा, वो काजा ने, है ना, डलहौजी ने दूसरा पैतरा चालू किया। और पैतरा क्या चालू किया, बोला कि नहीं नहीं, आपको शासन चलाने ठीक से नहीं आ रहा है, आपको शासन को बढ़ावा दे रहे हैं। 11 साल का लड़का का शासन चलाएगा, ये कोई शासन चलाएगा ये 11 साल का लड़का नहीं, है ना। और कुशासन का बहाना बनाकर दोस्तों डलहौजी ने 1856 में क्या कर लिया, अवध राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर लिया दोस्तों, मिला लिया। और इस प्रकार से अवध राज्य का विलय हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिस चीज़ को आपको याद रखना है। अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा गैपिंग था, वो गैपिंग क्यों, क्या इसमें नवाब नहीं बने। तो आइए बारी बारी से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नवाब बने शुरुआत से लेकर अंत तक। तो सबसे पहली बार आपको बताया कि सादत अली खान नवाब बने थे, संस्थापक थे ये अवध राज्य के। 1723 में इन्होंने स्थापना किया था अवध का, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद सफदरगंज बने, शुजाउद्दौला बने, आसफउद्दौला बने, वजीर अली बने, सादत अली बने। हाँ, सादत अली से एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको सादत अली से याद रखना है, क्या कि इसी के समय में 1801 में अवध राज्य ने सहायक संधि को अपना ली थी। ये सहायक संधि क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्लास में, जब पढ़ाएंगे हम अंग्रेजों की नीतियों के बारे में कि सहायक संधि क्या थी। वास्तव में ये सहायक संधि भी एक तरह का चोंचला ही था, जिसके तहत भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया जाता था। ये सहायक संधि दोस्तों आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। जब हम बताएंगे आपको, है ना, अंग्रेजों की नीतियों के बारे में, जिसके कारण वो भारत के राज्यों पर कब्जा किया, है ना, तो उसके समय में चर्चा करेंगे। आपको यहाँ से सिर्फ ये याद रखना है कि सादत अली ही वो नवाब थे जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और सहायक संधि को अपना लिया अवध ने 1801 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद सादत अली के बाद जो शासक बने वो हैदर अली बने, फिर मोहम्मद अली बने, अमजद अली बने, और अंतिम नवाब के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया कि वाजिद अली बने थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से अवध राज्य का क्या हो गया, 1856 में डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर, आपको एकदम कंठस्थ याद रखना है, इसी के बाद 1857 की क्रांति शुरू होगी, इस चीज़ को याद रखना है। कुशासन का बहाना बनाकर अवध राज्य का विलय कर दिया था डलहौजी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, किसको, अवध राज्य को, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे तरह से नोट्स बनाएं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें दोस्तों, बहुत अच्छे तरह से आप नोट्स बनाएं ताकि आपकी सफलता में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। हम कृतज्ञ हैं जो आप लोगों ने इतनी कम समय में धीरे धीरे मेहनत करके, और आज हम लोगों का यूट्यूब परिवार जो है वो 300 लोगों का हो गया है, 300 हो गए हैं सब्सक्राइबर। आपको 1000 तक इसको बढ़ाना है, मोस्ट हम्बली रिक्वेस्ट है, ताकि मैं लाइव क्लासेस ले सकूं, है ना। ऐसे लिख के पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे मैं समझाऊंगा, आपको सामने समझाऊंगा, ऑफलाइन क्लासेस का वहाँ पर फील आएगा आपको दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लें।